आज मोसाद के 6 फॉर्मर हेड एक साथ खड़े थे। उन सबके मुंह पर एक अजीब सी उदासी थी। और तभी इजरायली प्रधानमंत्री बोलते हैं, जितना इजराइल के लिए इस इंसान ने किया है उतना हम 100 जन्म लेकर भी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद इस फॉर्मर मोसाद एजेंट की बॉडी को दफना दिया जाता है। और एक तरफ मोसाद के एक ऑफिस में 2 ब्रांच हेड्स की काफी देर से बहस चल रही थी और अंत में उनमें से एक ही डालता है, ये सारी गलती तुम्हारी ही थी। आखिर अपने ही साथी को कोई ऐसे खत्म करता है क्या। आज दिन था 11 नवंबर 1982 का और एक आदमी लेबनान के टायर शहर में इस इजरायली मिलिट्री कमांड पर काफी देर से नजर रख रहा था। फिर अचानक वो वॉकी पर कुछ बोलता है और उसके बाद इस इजरायली कमांड सेंटर की बिल्डिंग में एक जोर से विस्फोट होता है, जिसमें कि फिर 40 इजरायली फौजी, 20 शिनबैत ऑफिसर्स और 15 इजरायली पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये बात है 80 के दशक के शुरुआती साल की, जब इजरायली जनता पर अचानक ही हमले होने शुरू हो रहे थे। हर हफ्ते ही खबर आती थी कि कभी इस बॉर्डर पर तो कभी उस बॉर्डर से इजरायली फौजियों की किडनैपिंग हुई है। बात ये थी कि पहले ऐसी खबर कभी साल 2 साल बाद आती थी, पर अब हफ्ते दर हफ्ते आ रही थी। इजरायली इंटेलिजेंस कम्युनिटी आगे कुछ समझ पाती उससे पहले ही मिसगैम होस्टेज क्राइसिस हो जाता है, जिसमें कि छोटे बच्चों की एक नर्सरी को आतंकियों द्वारा होस्टेज बना लिया गया था। और उसके ही कुछ महीनों बाद 6 जूइश स्टूडेंट्स को प्रेयर के बाद मुस्लिम आतंकियों द्वारा पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गई थी। अब मोसाद जब तक इन हमलों की जड़ तक पहुंच पाती, उससे पहले ही 11 नवंबर को टायर शहर में इजरायली मिलिट्री कंपाउंड पर इतना बड़ा हमला हो जाता है। और आज कई महीनों बाद इन सब हमलों को लेकर मोसाद की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। तो इस मीटिंग में पहले मोसाद इन्वेस्टिगेशन हेड जो हमले 80 के बाद इजराइल में हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स बाकी मोसाद ऑफिसरों के सामने रखते हैं और जिन जिन आतंकी संगठनों ने इजराइल पर हमला किया है उनके बड़े बड़े कमांडर्स की डिटेल बताने लगते हैं। तो इसी में वे जब पीएलओ चीफ यासिर अराफात के नाम पर पहुंचते हैं, तो इसका ब्यौरा देने के लिए वो मोसाद के लैब डिपार्टमेंट मतलब साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड को आगे आने का कहते हैं और वो फिर इसकी डिटेल्स बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि अभी तक जितने भी बड़े कमांडर्स का नाम इन्वेस्टिगेशन हेड ने लिया है, यासिर अराफात उन सबसे अलग है। मतलब कि इसे अपने खास 500 लड़ाकों के नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और आईडी नंबर मुंह जबानी तक याद है। इसने अब तक इजराइल के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट अटैक में पार्ट तो नहीं लिया है, पर इसने इतने सालों में मुसलमानों को कुछ इस प्रकार से भड़काया है कि जिससे कि वो इजराइल के ऊपर हमले के लिए आतुर हो जाए। खैर वो अराफात के बारे में और बता ही रहे होते हैं कि तभी एक भागता भागता मोसाद ऑपरेटिव इस मीटिंग के रूम का दरवाजा जोर से खोलता है और मीटिंग डेस्क पर क्लासिफाइड लिखा हुआ एक एनवेलप रखता है। फिर जब उसको लैब हेड खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि आज उसी लेबनान के टायर शहर में इजरायली मिलिट्री कंपाउंड में एक और हमला किया गया है, जिसमें कि 20 के आसपास शिनबैत ऑफिसर्स मारे गए हैं। अब टायर शहर में अचानक दूसरा हमला, ये बहुत ही बड़ी बात थी। मतलब पहली बार इजरायली इतिहास में हुआ था कि इतने ज्यादा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एक हमले में मारे जाए। और उधर इस रिपोर्ट को पढ़ रहे लैब डिपार्टमेंट के चीफ एकदम वहीं सुन हो जाते हैं और अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब इस कमरे में बैठे सभी अपने कोलीग्स की मौत से काफी दुखी थे। तो ये मीटिंग ऐसे ही खत्म होने लगती है। पर आज मोसाद के एक बहुत ही सीनियर ऑपरेटिव इस कमरे में बैठे हुए थे, जिनका की नाम राफी आइटान था। ये वही थे जिन्होंने नाजी ऑफिसर एडोल्फ आइकमैन को पकड़ने में मोसाद टीम को लीड किया था। और अब उनसे रहा नहीं जाता। वो अपने निजी बैग से कुछ पेपर्स निकालते हैं और उन्हें बीच मीटिंग टेबल पर जा पटकते हैं और बाकी मोसाद ऑफिसरों से बोलते हैं, ये जो मैंने आपके सामने पेपर्स रखे हैं उसमें प्रॉमिस सॉफ्टवेयर की डिटेल्स है। ये सॉफ्टवेयर दुनिया के किसी भी बंदे के फोन कॉल्स, पर्सनल ईमेल्स, कोडेड मैसेजेस और उनकी रियल टाइम मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। तो ये सुन बाकी ऑफिसरों की आंखें बड़ी सी हो जाती है। मतलब कईयों को खबर थी ही राफी कुछ ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि वो इस सॉफ्टवेयर के बारे में इतनी जल्दी बता देंगे। खैर राफी आगे बोलते हैं, अगर एक बार ये सॉफ्टवेयर मोसाद बना लेता है तो हम दुनिया में किसी भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चुटकियों में हैक कर सकेंगे, जिससे कि हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग की स्पीड बाकी एजेंसियों से काफी तेज हो जाएगी और आपको आज की तरह दुख मनाने का कम से कम मौका मिलेगा। पर बात यह है कि हमारे इंजीनियर और रिसर्चर्स को इस स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा टेस्ट करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हर हफ्ते बाद इसके डेवलपमेंट के लिए बजट बढ़ाना पड़ रहा है और पैसे की काफी
किल्लत हो रही है। और वो बाकी मोसाद कारसाओं से कहते हैं अगर आप दुख मनाने की जगह मेरे इंजीनियर्स के लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर पाए तो हमारा डिपार्टमेंट आपके लिए काफी धन्यवादी रहेगा। अब इस गमगीन माहौल में राफी की ये बात सुन इस कमरे में बैठे मोसाद ऑफिसरों की थोड़ी हिम्मत बंधती है और सभी थोड़ा होश में आते हैं। पर बात ये भी सच थी कि उस समय इजराइल में सही में पैसे की तंगी चल रही थी, तो इसलिए कोई भी कुछ राफी को बोलने से गुरेज कर रहा था। फिर इस इंटरनल मोसाद मीटिंग के बाद ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और राफी और उनके इंजीनियर्स को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। और बात ये थी कि इजराइल के ऊपर अब हमलों का खतरा आगे से काफी बढ़ गया था। फिर एक दिन राफी को लैब में ही बैठे बैठे एक फोन आता है और वो फोन उठा अपने बूथ में चले जाते हैं और बूथ के ट्रांसपेरेंट मिरर से उनके साथी देख पा रहे थे कि बात सही में काफी गंभीर है। और राफी भी इस फोन कॉल को रखने के बाद किसी से कुछ ना कह इस लैब से बाहर निकल जाते हैं और पास के ही एक कैफे में पहुंच किसी का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद एक भारी भरकम सा आदमी राफी के सामने आ बैठता है और कुछ देर उसकी शक्ल सी देखने के बाद वो उसको कई देर तक झिड़कते हैं, पर फिर भी वो बंदा बिना कुछ कहे उनकी झिड़के सुनता रहता है। और जब वो बीच में थोड़ा चुप करते हैं तो ये बंदा कहता है मैंने प्रॉमिस के अगले फेज की डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया है और आपको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब राफी जिसको झिड़क रहे थे वो उस समय यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक था जिसका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। इसका जन्म 10 जून 1923 को चेकोस्लोवाकिया के एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसके परिवार के कई बंदों को होलोकॉस्ट के चलते मार दिया गया था, पर फिर भी इसने कैसे न कैसे कर ब्रिटिश सेना में शामिल होकर अपनी जान बचाई थी। और वर्ल्ड वॉर के बाद वो ब्रिटेन में ही बस गया था और वहीं से इसने अपना करियर शुरू किया। शुरू में तो इसने अपना बिजनेस एम्पायर पब्लिशिंग के जरिए खड़ा किया था और इसने परगमैन प्रेस नाम की एक पब्लिशिंग कंपनी की शुरुआत की थी जो साइंटिफिक और टेक्निकल जर्नल्स पब्लिश करती थी। इस कंपनी की बड़ी सफलता के बाद इसने कई मीडिया और पब्लिशिंग हाउसेस खरीदे थे और इसका नाम तब सबसे ज्यादा बना जब इसने मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर्स को खरीदा, जो कि तब ब्रिटेन की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर कंपनियों में से एक थी। और इस सफलता के बाद इसने फिर तुरंत बैंकिंग, टेलीविजन नेटवर्क्स और फुटबॉल क्लब्स में भी अपने पैसे लगा दिए। और इसके बाद मैक्सवेल का बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा हो गया कि वो ब्रिटेन के सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून्स में से एक बन गया। और तब मोसाद ने इसके ऊपर कई साल नजर रखने के बाद इसे एज ए साइनोनियम रिक्रूट कर लिया था। खैर राफी और इसके रिलेशंस काफी पुराने थे, मतलब इसकी इनिशियल रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग राफी ने ही की थी। पर आज राफी इससे इसलिए गुस्सा थे क्योंकि इसकी वजह से ही प्रॉमिस की नेक्स्ट फेज की डेवलपमेंट कई महीनों से रुकी हुई थी और राफी भी कब से इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये अपने और मोसाद के कुछ जरूरी कामों के चलते काफी बिजी था तो ये उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पर अब इस मुलाकात के बाद राफी के इंजीनियर्स और मैक्सवेल इस प्रॉमिस की नेक्स्ट फेज की डेवलपमेंट में लग जाते हैं। इधर राफी और मैक्सवेल इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में लगे हुए थे, पर उधर अराफात का प्लान कुछ और था। मतलब जो भी अभी कुछ ही सालों में इजराइल पर हमले हुए थे उसे समझ आ रहा था कि कैसे हर हमले बाद इजराइल बैकफुट पर जा रहा है, इसलिए वो खुद अब इजराइल पर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था जो कि तेल अवीव के टाउन हॉल में किया जाना था, जिसमें कि टारगेट बड़े इजरायली राजनेता और बिजनेसमैन थे। अब उसके कहने पर बैरूत में उसके कमांडर ने खास बम बनाने वाले को मिलने का कहा था और अराफात का प्लान ऐसा था कि उससे जल्द से जल्द मिलकर उसे कैसा भी लालच देकर गाजा में लाया जाए। तो आज उस बॉम्ब बनाने वाले और अराफात के इस कमांडर की ये मीटिंग वहां के एक सेफ हाउस में होने वाली थी। तो ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ उसी तरफ जा रहे थे। पर बात ये होती है कि इन दोनों की गाड़ी जब उस सेफ हाउस के पास पहुंचती है तो उनमें एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कि अराफात का कमांडर और बॉम्ब बनाने वाले दोनों मारे जाते हैं। अब इस ब्लास्ट के पीछे की असल बात ये थी कि मोसाद की यूनिट 400 को कुछ ही दिन पहले इंटेल मिली थी कि अराफात इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। तो उसके प्लान को और अच्छे से समझने के लिए फिर यूनिट 400 ने राफी को पहली बार प्रॉमिस के यूज करने का कहा और तब प्रॉमिस के इंजीनियरों ने अराफात के निजी कंप्यूटर को हैक कर पता लगाया कि वो तेल अवीव में बैरूत के एक मशहूर बॉम्ब बनाने वाले को गाजा में बुलवाकर इम्पोर्टेंट इजरायलियों को टारगेट करवाने वाला है। फिर उसी कंप्यूटर से राफी के इंजीनियर्स को बैरूत में होने वाली मीटिंग का पता चलता
है। तब फिर उन्होंने दोनों के सफर की प्लानिंग ट्रैक की और फिर शाम के 7:30 पर जब वो सेफ हाउस से थोड़ा ही दूर होते हैं तो उनकी कारों में धमाका करवा दिया। और इधर कंट्रोल रूम में बैठे राफी आइटन और रॉबर्ट मैक्सवेल काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब मोसाद ने कम से कम ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक सफल ऑपरेशन 24 घंटे के अंदर कर दिखाया था। पर उधर अराफात काफी हैरान हो रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके इतने होशियार कमांडर को कैसे किसी ने दिन दिहाड़े निपटा दिया है। पर अराफात अपना कोई अगला कदम चल पाता उससे पहले राफी और मैक्सवेल अपनी टीम के स्पेशलिस्ट को कह प्रॉमिस को पीएलओ के 17 ऑफिस जो दुनिया के कई शहरों में फैले हुए थे उनमें लगे एक एक कंप्यूटर को हैक करवा देते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि आतंकी कब और कहां हमला करने की योजना बना रहे हैं। और इस हैकिंग के बाद हर दिन ही किसी बड़े आतंकी की मौत की खबर आने लगती है और कुछ ही महीनों में फिलिस्तीन से जुड़े आतंकी संगठनों के टॉप रैंक खाली होते नजर आते हैं। अब इस बात से यासिर अराफात बड़ा नाराज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे उन्होंने कुछ ही दिनों में उनके इतने बंदे मार डाले हैं। खैर, तो इसी असमंजस में अराफात एक दिन अपनी सिक्योरिटी छोड़ अकेला गाजा में अपने एक सेफ हाउस में जाता है, जहां उसकी माशूकाएं उसकी मानसिक थकान मिटाने के लिए तैयार खड़ी थी। पर जब आज ये अपनी माशूकाओं के साथ मशगूल था तो तभी ये महसूस करता है कि एक पहाड़ सा लंबा चौड़ा आदमी इसके सामने आकर अचानक खड़ा हो गया है, जिसको कि देख इसकी माशूकाएं इधर उधर भागने लगती है। पर अराफात कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये आदमी अपनी 9mm पिस्टल बाहर निकाल अराफात से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने लगता है। ये कुछ बोल पाता उससे पहले ही ये आदमी इसके मुंह में बंदूक घुसेड़ देता है और इसके पूरे खानदान की फोटो उसके सामने रख देता है। फिर वो उसके कान पर फोन लगा देता है और उसमें से राफी आइटन की आवाज आती है और वो बोलते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो बंदा तेरे सामने खड़ा है वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन रॉबर्ट मैक्सवेल है। अब ये सुन अराफात की हवाइयां ही छूट जाती है। बात ये थी कि अराफात की तेल अवीव के उस हमले में मेन टारगेट मैक्सवेल ही था, क्योंकि बात ये थी कि मोसाद से जुड़ने से पहले मैक्सवेल ने अपने अकेले दम पर फिलिस्तीनी आतंकियों का काफी नुकसान करवाया था। मतलब कि अगर वो अब तक यूरोप में पैर नहीं पसार पाए थे तो उसकी वजह मैक्सवेल ही था, क्योंकि उस अकेले ने ही इनके कई बड़े बड़े आतंकी लीडर्स को खत्म किया था और इनकी कई ही चालों को अंजाम से पूरा होने से पहले रोका था। और एक बात, मैक्सवेल ने जो अपने मीडिया नेटवर्क से फिलिस्तीनी प्रोपोगेंडा की पोल खोली थी, अराफात और उसके गिरोह से ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और मैक्सवेल अराफात की आंख में पता नहीं कब से रड़क रहा था। और अराफात का ये तेल अवीव में हमला मैक्सवेल के खिलाफ ही था, पर कुदरत की करनी ऐसी हुई थी कि जिसको वो खत्म करना चाहता था वही उसकी गर्दन पर बंदूक लेके खड़ा था। फिर भी अराफात इतनी असमंजस में भी हिम्मत करके राफी से कहता है, अब तुम क्या चाहते हो? तो राफी बोलना शुरू करते हैं और मैक्सवेल देखता है कि ये खतरनाक आदमी चुपचाप राफी की हर एक शर्त पर हाँ करता जा रहा है। पर मैक्सवेल साफ साफ समझते थे कि उस समय इजराइल को अकेला अराफात से नहीं खतरा, वो तो बस एक प्यादा था। कहानी तो थी इस खेल के असल खिलाड़ियों की, और जो थे इजराइल की जान के दुश्मन उसके पड़ोसी अरब देश। खैर, अराफात को धमकाने के बाद मैक्सवेल सीधा मोसाद सेफ हाउस जाते हैं और वहां उन्हें बाकी मोसाद ऑफिसर्स और खुद राफी इस ऑपरेशन को पूरा करने पर जोर जोर से शाबाशी देते हैं। पर मैक्सवेल अराफात से मिलने के बाद काफी बदला बदला महसूस कर रहे थे। उनके मन में अब बस एक ही सवाल चल रहा था कि इजराइल कब तक अपने दुश्मनों को ऐसे धमकाता रहेगा, क्योंकि इजराइल के तो दुश्मन हजार हैं और अगर इजराइल एक बार भी चूकता है तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और यही बात अब मैक्सवेल के मन में घर कर चुकी थी। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि वो इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। और जब एक दिन राफी और मैक्सवेल एक साथ कॉफी ब्रेक पर ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो अचानक मैक्सवेल राफी को बोलते हैं, क्या होगा अगर हमारा प्रॉमिस सॉफ्टवेयर कभी किसी दुश्मन के हाथ लग जाए? तो जोर जोर से हंस रहे राफी एकदम चुप कर जाते हैं और मैक्सवेल से पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? और मैक्सवेल कहता है कि फिर उसी सॉफ्टवेयर से वो हमारे एजेंट्स और हमारी इंपॉर्टेंट जानकारी हैक करने लग जाए। तो राफी उसे तिरछी नजर से देखते हैं और बोलते हैं, क्या होगा? तो मैक्सवेल बोलता है, उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि दुश्मन की असल नजर हमारी कौन सी इंटेलिजेंस पर है और हमारा कौन कौन सा डेटा और कौन कौन से एजेंट्स उनके निशाने पर है। फिर मैक्सवेल कहता है, मैंने सालों से इस प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचा है कि हम अपने दुश्मन को हर बार कैसे हरा सकते हैं और अब मुझे इस प्रॉब्लम का जवाब मिल गया है। मतलब क्यों ना हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही अपने दुश्मनों को कमजोरी जैसा दिखाएं। मुझे लगता है कि हमें कैसे न कैसे करके प्रॉमिस को दुश्मन एजेंसियों के पास पहुंचाना होगा, पर एक बैकडोर के साथ, जो कि जब जब भी वो इसका किसी टारगेट की सर्वेलेंस में उपयोग
करें उसकी काउंटर इंटेलिजेंस हमारे पास इस बैकडोर से आती रहे। इससे एक तो ये होगा कि हमें दुश्मन एजेंसी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग की समझ लगती रहेगी और हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि हमें हमेशा उनकी अगली चाल शीशे की तरह साफ दिखती रहेगी। खैर, राफी मैक्सवेल की बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे और कई देर सोचने के बाद वो उससे पूछते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमारे दुश्मनों तक कैसे पहुंचेगा? तो मैक्सवेल बोलता है, उसके इतने साल ब्रिटेन में रहते हुए कई अरब देशों में काफी हाई लेवल पर्सनल लिंक बन चुके हैं और उसे पता है कि अगर एक बार वो उनके सामने इस सॉफ्टवेयर का नाम लेगा जो कि दुनिया के किसी भी शख्स के फोन कॉल्स, पर्सनल ईमेल्स, कोडेड मैसेजेस और रियल टाइम मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, जब इसका अरब एजेंसियों को पता चलेगा तो खुद उनके एजेंट्स उसके पास भागते हुए आएंगे। खैर, राफी के कुछ और भी सवाल थे पर मैक्सवेल उनको अपने इस प्लान का डिटेल डॉक्यूमेंट पकड़ा देते हैं। तब राफी मैक्सवेल के इस प्लान को यूनिट 400 के बाकी ऑफिसरों के सामने रखते हैं और कई देर तक इसकी डिटेल सुनने के बाद मोसाद ऑफिसरों को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। हालांकि उनके मन में भी कुछ सवाल थे, पर अगर ये प्लान सफल होता तो इसका इनाम भी उतना ही बड़ा था। इसी वजह से बाकी मोसाद ऑफिसर भी इस प्लान को हरी झंडी दे देते हैं और फिर मैक्सवेल एक एक कर इस सॉफ्टवेयर को बाकी सुरक्षा एजेंसियों को बेचना शुरू करता है। और सबसे पहले प्रोमिस में ट्रैपडोर लगाकर इसे जॉर्डन को बेचा गया। जब जॉर्डन के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने इन्हें अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया तो पता लगा जॉर्डन की सीक्रेट एजेंसी खुद वहां पीएलओ के नेताओं पर नजर रख रही है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि ये नेता जॉर्डन के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। फिर जॉर्डन को बेचने के बाद तुरंत मैक्सवेल ने इसे ग्वाटेमाला की सीक्रेट एजेंसी को बेचा, जहां से उन्हें वहां के ड्रग कार्टेल और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच गहरे संबंधों का पता चला। और बात ये थी कि वहां के ड्रग लॉर्ड इजराइल से अमेरिका का करीबी साथी होने के कारण काफी नफरत करते थे। इसके बाद ऐसे ही मैक्सवेल ने इसे साउथ अफ्रीका की सीक्रेट एजेंसी को बेचा और वहां से पता चला कि वहां के क्रांतिकारी संगठनों और मिडिल ईस्ट के आतंकी समूहों की इजराइल में हमलों को लेकर बातचीत चल रही है। तो मोसाद को इस इंटेलिजेंस का पता लगते ही उन्होंने अपने तौर पर स्पेसिफिक ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए। खैर, प्रोमिस की शुरुआती सफलता के बाद मैक्सवेल ने इसे फिर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा और कई यूरोपीय देशों को बेचा और वहां के सरकारी विभागों की कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक किया। और अब दुनिया भर के सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करने के बाद मैक्सवेल को अब अपना ऑब्जेक्टिव पूरा होता नजर आ रहा था। पर बात है मोसाद के एक निकाले गए ऑफिसर विक्टर ओस्ट्रोस्की की, जिसका की प्रोमिस की डेवलपमेंट में काफी बड़ा हाथ था, जिसका की इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान मोसाद के बाकी ऑफिसरों और रॉबर्ट मैक्सवेल से मनमुटाव सा हो गया था, जिसकी वजह वो राफी आइटन को मान रहा था और उसे अच्छे से प्रोमिस के राज का पता था। तो इसने उसी बात की भड़ास निकालने के लिए मोसाद पर एक किताब लिख डाली थी। उसमें मोसाद को शर्मिंदा करने वाली काफी चीजें थी, पर उसने इस किताब में प्रोमिस का तो कुछ नहीं बताया, पर रॉबर्ट मैक्सवेल के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाया। उसने साफ साफ लिखा कि ये बंदा अपने बिजनेस में फ्रॉड कर मोसाद के ऑपरेशनों को चलवा रहा है और बात ये थी कि वो प्रोमिस के राज को भी दुनिया के सामने जल्दी ही लाने वाला था। खैर, ओस्ट्रोस्की की इस किताब का सुन मोसाद के डिपार्टमेंट्स भी हरकत में आते हैं और इस किताब के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने लगते हैं। पर मोसाद के ऑफिसर कुछ कर पाते उससे पहले ही इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका ओस्ट्रोस्की की इस किताब को अपने देश में छपवा देता है और अंदर खाते से इस किताब की खूब प्रमोशन करवाता है, जिससे कि ये किताब कुछ ही हफ्तों में बेस्ट सेलर बन जाती है। और अमेरिका ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि जोनाथन पोलार्ड, जिसने कई सालों से यूएस नेवी में ऑफिसर रैंक पर काम करते हुए यूएस नेवी की सेंसिटिव इंटेलिजेंस इजराइल भेजी थी, और उस समय पोलार्ड के हैंडलर थे राफी आइटन, और ये एक तरीके का अमेरिका का बदला था मोसाद और राफी से। खैर, इस किताब के बाद ओस्ट्रोस्की राफी को ही एक सीक्रेट मैसेज भिजवाता है, जिसमें लिखा था कि वो सब ठीक कर देगा अगर राफी उससे मोसाद चीफ के सामने माफी मांग लेते हैं और कबूल करते हैं कि उसे उन्होंने जानबूझकर निकलवाया था और ये सब उनकी साजिश थी। अब इस बात से राफी काफी गुस्सा थे। राफी तो शुरू से ही मानते आए थे कि अमेरिका ने होलोकॉस्ट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया था और यही वजह थी कि उनके दिल में अमेरिका के लिए कड़वाहट थी। वो तो ये तक मान रहे थे कि अमेरिकी सरकार ने ओस्ट्रोस्की को मोसाद के खिलाफ लिखने के लिए उकसाया है ताकि इजराइल को नीचा दिखाया जा सके। और अब राफी अमेरिका की इन दोहरी नीतियों से तंग आ चुके थे और तभी उन्हें जोनाथन पोलार्ड का याद आया, जिसकी वजह से अमेरिका ने उन्हें इतना बदनाम किया था। बात यह थी कि अमेरिका को तब पता नहीं था कि उसने इजराइल के लिए जासूसी करते हुए करीब 5 लाख पन्नों के अमेरिकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे और उन डॉक्यूमेंट्स में सोवियत एयर डिफेंस की उस टाइम पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन CIA
CIA की सोवियत यूनियन के वॉर प्रेपरेशन की कैलकुलेशंस, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट की सैटेलाइट इमेजरी और सोवियत यूनियन के अंदर जितने भी CIA एजेंट्स काम कर रहे थे उनकी रिपोर्ट्स तक थी। और उनका सोचना था कि एक बार इन दस्तावेजों को CIA को दिखाकर उन्हें डराया जाए और ओस्ट्रोस्की के ऊपर भी थोड़ी लगाम लगाई जाए, पर वो कुछ सोच ऐसा सब करने से रुक जाते हैं और मैक्सवेल को ही इस डैमेज को कंट्रोल करने का कहते हैं। मतलब ओस्ट्रोस्की की इस लिखी हुई किताब का क्रिटिसिज्म अब मैक्सवेल को ही करने का कहा जाता है, जो कि वो काफी अच्छे से अपने मीडिया नेटवर्क द्वारा करता है और ये सफल भी काफी हद तक रहता है। मतलब इतना कि ओस्ट्रोस्की को इसके ही जवाब में एक दूसरी किताब तक लिखनी पड़ जाती है। पर जहां एक तरफ से मैक्सवेल मोसाद के ही एक भगोड़े एजेंट और अपने पुराने साथी से निपट रहा था, तो दूसरी तरफ वो दुनिया की उस समय की सबसे खतरनाक एजेंसी से पंगा लेने की तैयारी कर रहा था। बात ये थी कि वो अभी सोवियत प्रीमियर गोब्रेशेव का इंटरव्यू लेने गया हुआ था, तो वही वो उनके सामने प्रॉमिस का जिक्र करता है। अब जिस सॉफ्टवेयर के फीचर्स का सुनते ही उनके KGB चीफ भी काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं और डील भी हाथों हाथ हो जाती है। और जब KGB प्रॉमिस को अपने मेन कंप्यूटर से अटैच करती है तो उस वक्त मोसाद दुनिया की पहली एजेंसी बनती है जिसके पास सोवियत यूनियन से रिलेटेड इंटीग्रल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ जाती है। खैर इतना बड़ा काम करने के बाद मैक्सवेल कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है और एक दिन बदली हुई पहचान के साथ तेल अवीव एयरपोर्ट पहुंचता है और उसके अराइवल के लिए कई इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारी मौजूद होते हैं और वो उसे शान से एयरपोर्ट के अंदर से बाहर उसके सिक्योरिटी काफिले तक ले जाते हैं। खैर जब वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है तो वो एक अधिकारी से पूछता है कि इसके सिक्योरिटी काफिले में उसकी मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट कहाँ है। जब एक अधिकारी उसे बताता है कि वो आज के दिन नहीं आ पाई है तो मैक्सवेल तुरंत गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस अधिकारी को धमकाता है कि अगर एस्कॉर्ट का इंतजाम नहीं हुआ तो वो सीधे प्रधानमंत्री के ऑफिस में फोन करेगा और उसे नौकरी से निकलवा देगा। खैर एक मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट का उसके इतने बड़े सिक्योरिटी काफिले में ना होने से जितना वो इन अधिकारियों को डांट रहा था, तब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटी छोटी बातों से ऐसे कोई नाराज हो सकता है। और बात तो ये थी कि उन अधिकारियों को भी इस बदली पहचान के चलते पता नहीं था कि ये इंसान है कौन और उन्हें क्यों धमका रहा है। पर उसका ये बर्ताव कोई नई बात नहीं थी। जब राफी मैक्सवेल को रिक्रूट कर रहे थे तो मोसाद के लैब डिपार्टमेंट ने मैक्सवेल की दिमागी हालत के बारे में राफी को अच्छे से बताया था। बात ये थी कि मैक्सवेल को सीवियर लेवल का बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसमें कि कुछ महीने तो मैक्सवेल डिप्रेशन में रहता था और कुछ महीने एकदम उत्साह में, और अब ये डिसऑर्डर उसकी पर्सनैलिटी के साथ खेल भी रहा था। और एक बात ये भी कि अब उसका लंदन न्यूज़पेपर एम्पायर काफी घाटे में जा रहा था। मैक्सवेल जो पहले अपनी ताकत और धमकियों से बड़े बड़े फाइनेंसरों को मना लेता था, इस समय उसकी कोई नहीं सुन रहा था। बात इतनी सीरियस हो चली थी कि ब्रिटेन में ही नहीं मतलब इजराइल में भी उस पर दबाव बढ़ रहा था। इजरायली इन्वेस्टर जिन्होंने उसे मिरर ग्रुप खरीदने में मदद की थी, अब उन्होंने कई महीने के घाटे के बाद अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए थे और जिसकी वजह से मैक्सवेल की दिमागी हालत और भी खराब होती जा रही थी। तो एक दिन राफी और मैक्सवेल एक जरूरी मुलाकात के लिए कॉफी पर मिलते हैं और उस दिन भी हमेशा की तरह राफी उसको बेवजह की बातों पर मीटिंग की शुरुआत में झिड़कने लगते हैं। पर आज मैक्सवेल के मिजाज में थोड़ा बदलाव था। वो राफी से लगातार फटकारे सुन अपने सामने पड़ी कांच की बोतल को जोर से नीचे पटक देता है, जिससे कि बाकी पूरा कैफे उनकी तरफ देखने लग जाता है। खैर ज्यादा तमाशा न कर मैक्सवेल वहां से निकलने लगता है। तो आज मैटर थोड़ा सीरियस देख राफी भी उसके पीछे चलने लगते हैं। फिर सड़क के एक कोने में जाने के बाद राफी उससे प्यार से पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम इतने रूठे रूठे क्यों हो। तो थोड़ा इंतजार करने के बाद मैक्सवेल बोलता है, आज तक मोसाद ने मेरे लिए किया ही क्या है, मैंने अपने पैसे जिंदगी सब तुम लोगों पर लगा दी, बदले में मुझे तुम लोगों के तानों के अलावा क्या मिलता है। खैर तब तक राफी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और अपनी बंदूक मैक्सवेल पर तान देते हैं, जिस पर कि मैक्सवेल राफी पर जोर जोर से हंसता है। फिर कुछ दिनों बाद मैक्सवेल इजराइल छोड़ देता है और लंदन में अपने सेफ हाउस जा यासिर अराफात को फोन करता है और जो मोसाद ने उसके खिलाफ ऑपरेशन प्लान किए होते हैं उनको जो का त्यो उसको बता देता है। पर उधर मोसाद को मैक्सवेल की इस गुस्ताखी का कुछ पता नहीं लगता। वहाँ तो ये चर्चाएं हो रही थी कि मैक्सवेल की इस दिमागी हालत का क्या किया जाए। पर उधर विक्टर ओस्ट्रोस्की को भी मैक्सवेल की इस हालत का पता था, तो उसने भी मौके का फायदा उठाते हुए मैक्सवेल को फोन करके कहा कि वो उसकी हालत समझता है, क्योंकि
क्योंकि मोसाद और रॉफी ने उसके साथ भी गलत किया था। और वो बताता है कि उसका बिजनेस ठीक करने के लिए उसके पास एक सॉल्यूशन है जिसका कि नाम है अमेरिका, और वो उसे जल्द से जल्द मिलने का कहता है। पर मैक्सवेल की दिमागी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी कि तभी एक दिन उसने रैफी आइटन को फोन करके धमकी दी कि उसने जितने पैसे मोसाद को आज तक अपने ऑपरेशन जारी रखने के लिए दिए थे वो सब उसे अब वापस चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो प्रॉमिस सॉफ्टवेयर, विक्टर ओस्ट्रोस्की और मोसाद के कई राजों का अपने न्यूज एम्पायर में ढिंढोरा पीट देगा। और इस कॉल के 12 घंटे के अंदर अंदर रॉबर्ट मैक्सवेल की लाश को समुद्र में तैरते देखा गया।